नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सागर। मोदी गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक आया है, उसमें है क्या यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये स्कीम उन 23 लाख कर्मचारियों के लिए आया है जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्प्लॉई है। साथ में इम्प्लॉई को रिटायरमेंट जब होते हैं तो उसमें पेंशन मिलते हैं। पेंशन को ये मोदी गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा चेंजेस किया है। एनपीएस था तो उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। ओपीएस तो पूरी तरह मतलब साइड रख दिया है। ओपीएस का पॉसिबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई होना, तो उसमें एनपीएस के जगह अब यूपीएस आया है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि यदि कोई पर्सन 25 साल तक जॉब करता है तो उसे 50% पेंशन मिल जाएगा। यानी कि यदि आपका उम्र अभी 25 साल है और आप 25 साल तक जॉब करते हैं, यानी कि आपका एज 50 साल होने वाला है, तो आपका पेंशन उस ईयर का यानी कि 50 साल 49 और 50 साल के बीच में जो है ड्यूरेशन, उसमें आपका जो पेमेंट चल रहा था उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन अभी और उसके बाद जो भी जैसे 10 साल तक कोई जॉब करता है तो 10 से 50 साल 10 मतलब मिनिमम 10 ईयर होना चाहिए। उसमें आपको 10 ईयर तक करने वालों को कम से कम 10,000 गवर्नमेंट पेंशन जरूर देगी। और इसमें पेंशन बढ़ सकती है डीए का जितना आपका उस समय डीए चल रहा होगा, डियरेंस अलाउंस उस समय चल रहा होगा, उसी अनुसार आपको 10,000 से प्लस भी मिल सकती है। लेकिन 10,000 मिनिमम हर पर्सन को आपको पेंशन देना ही होगा। सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में। डॉक्टर सोमनाथन साहब जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे। और इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमेटी ने इंटरेक्शन किया। उनके इस राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज, राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी ने अपने अपने इनपुट दिए। राज्य सरकारों के जो एम्प्लॉइज की एसोसिएशंस थी उन सब ने इंपॉर्टेंस दी। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पर जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो, और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखना। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का, JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स है, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए। और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है, और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, 50% अश्योर्ड पेंशन। ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉइज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है।
इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपए पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे ये तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुइटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं एनपीएस में, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। मेडिकल रिइंबर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, जो कि बहुत बड़ी, वैसे भी मेडिकल रिइंबर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है, वो चेंज नहीं है। लेकिन इसमें ये प्रावधान ये नहीं हटाया गया है कि जो जैसे एनपीएस में होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पैसे जमा करते थे उसमें, उसके बाद रिटायरमेंट में मिलते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सरकार थी वो भी उसमें पैसा जमा करते थे, रिटायरमेंट के वक्त वो देते थे। यानी कि पैसे दोनों जमा करते थे, एम्प्लॉय भी जमा करते थे और गवर्नमेंट भी उसमें ऐड करके ही पेंशन में देते थे। लेकिन अब भी हल्का सा चेंज किया है। अब ये किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती थी पेंशन में, वो पैसा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, मतलब 18.5 कर दिया गया है। यानी कि आपका पैसा अभी भी आपको जमा ही करना पड़ेगा, ना कि आप ये सोच लीजिए कि ओपीएस में था, ओल्ड पेंशन स्कीम में था, जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने खत्म किया था, वैसा नहीं है। अब ये है कि उसमें ओपीएस में था कि सारा पैसा गवर्नमेंट देती थी, पेंशन जो भी था वो पेंशन गवर्नमेंट देती थी। यानी कि आप 50,000 कमा रहे हो तो आपको 25,000 गवर्नमेंट देती थी, ना कि वो जमा करने के बाद आपको देती थी। अभी जैसे हम जमा करते हैं हर साल हर मंथ 2,000, 1,500, 2,000, जिस टाइप का आपका जॉब है उसी अनुसार आपका पैसा वहाँ कटते, पीएफ शायद प्रॉफिट पीएफ में कटता है, और उसके बाद वही पेंशन, वही जो पैसे आपको कटता है वही उस पर इंटरेस्ट देकर अभी वही पेंशन में दिया जाता है। तो इंटरेस्ट तो अब भी मिलेगा, लेकिन ये बात अभी नहीं बताया गया कि इसको जो पेंशन अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जमा करते हैं पैसे, वो पैसे को
घटाया बढ़ाया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट तो बोल रही है कि हम इसमें बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन इसमें तो शक होता है कि गवर्नमेंट कभी भी बढ़ा सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज को इन्होंने बढ़ाया है, कह के भी इन्होंने बढ़ाया है। तो ये अलग ड्रॉबैक रह सकता है। अभी ड्रॉबैक बहुत सारे आएंगे इस स्कीम में। अभी अनाप शनाप कोई मीडिया वाले अनाप शनाप बोलेगा कि ये होगा, ये इससे होगा, ये बेनिफिट होगा, कुछ भी होगा। लेकिन अभी जब तक इंटेलेक्चुअल पर्सन अभी इसमें अपना राय मशविरा ना देगा, उसके बाद साथ ही इंटेलेक्चुअल पर्सन के आर्टिकल अभी छपना बाकी है। कुछ ओपोजिशन वाले अभी क्या इसमें ड्रॉबैक निकाल के बात होगा, तो ये सब अभी सब बाकी है। हालांकि अभी तुरंत लागू नहीं होने वाला, ये फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 2025 से अप्लाई होगा। इसमें 19 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट होगा या नुकसान हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी पहले से एनपीएस से कंपेरिजन करके और यूपीएस से कंपेरिजन करने के बाद ही बता सकता है। और साथ में ये अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ओपीएस तो जनरली राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ओपीएस अप्लाई कर चुका है। अब झारखंड गवर्नमेंट और कुछ अदर गवर्नमेंट्स अभी अप्लाई करने की ओपीएस की सोच ही रहे थे। तो उस समय ये नरेंद्र मोदी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह आया और यूपीएस को लेकर आया। ये अश्विनी वैभव जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, उसने ये इसका पूरा खाका यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो अब अश्विनी वैभव कह रहे हैं कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये अभी पूरा तरीके से अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। अभी संथानम कमेटी 2023 में जब ये आया था तो इसमें कमेटी का ही रिकमेंडेशन के तहत ये यूपीएस लाया गया। अब यूपीएस का जो भी प्रावधान हो उसमें नुकसान तो जनरली पब्लिक को हो रहा है, क्योंकि जो ओपीएस में था उसमें तो बहुत सारे पेंशन में तो बहुत जमा नहीं करना पड़ता था, इसे आराम से पेंशन मिल जाती थी। लेकिन उसके बाद से जैसे ही ओपीएस खत्म हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का पेंशन का रास्ता अब जितना जमा करोगे तो पेंशन मिलेगा। यानी कि जमा करो तो बुढ़ापे में काम आएगा। तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान था, ओपीएस खत्म होना एक बहुत बड़ा ही नुकसान था। लेकिन नुकसान इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को खत्म करना पड़ा क्योंकि जो वहाँ पे कर्ज बहुत ज्यादा हो रहे थे 2004 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी उतना फाइनेंशियल मजबूत नहीं था भारत का, तो इस वजह से वो हटा दिया। लेकिन अब तो भारत का बहुत जीडीपी ग्रोथ काफी हो चुका है, अब तो ओपीएस अप्लाई कर भी सकते थे तो भारत पे बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट का ये क्या डिसीजन है वो तो आने वाले वक्त बताएगा कि हमारे गवर्नमेंट का यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो ज्यादा बेनिफिट था या एनपीएस ज्यादा बेनिफिट था, क्या ओपीएस ज्यादा बेनिफिट था, क्योंकि इसमें हर किसी का एंगल अलग अलग हो सकते हैं। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये पेंशन स्कीम था पहले ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की मांग कर रहा था, उसके खिलाफ मतलब उसको ना लाते हुए ये नाम चेंज करके मतलब कुछ बहुत सारे बदलाव करके ले आए। पर ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 में बंद हुआ था, उसके बाद से अब एनपीएस जब आया, एनपीएस आने के बाद अब यूपीएस आया, मतलब ओपीएस एनपीएस यूपीएस। अब ये तीनों में अलग अलग चीजें ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ओपीएस में गवर्नमेंट सारा आपका सैलरी आपको तो मिलते ही थे। उसके बाद जब पेंशन मिलते थे तो वो पेंशन आपको पहले जमा नहीं करना पड़ता था, जॉब के दौरान आपको सीधा गवर्नमेंट 50% दे दिया करते थे। लेकिन एक्चुअली हुआ तो पेमेंट का ज्यादा कर्ज होने लगा, तो बीजेपी गवर्नमेंट आया 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी, तो उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके एनपीएस लाया। एनपीएस आने के बाद जब आया तो उसके बाद इसमें गवर्नमेंट ने कहा गया कि गवर्नमेंट हम कुछ पैसा खर्चा करेंगे और कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो जमा करते जाएंगे, उसको फिर जब रिटायरमेंट मिलेगा तो मिलेगा, उसके साथ ही जोड़ के जितनी इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा उसमें एनपीएस में। और बहुत सारी बातें चल रही थी। इसमें कुछ प्रावधान ये भी है कि आपको फैमिली पेंशन 60% मिलेगा। साथ में यदि आपकी डेट किसी प्रकार से हो जाती है जॉब करते हुए तो आपको वाइफ को 60% उसकी मतलब फुल जो पेमेंट है उसकी 60% आपको पत्नी को मिलेगा। यानी कि आपका पेंशन अगर आप जिंदा हो तो आपको 50% मिलना था, यदि आप मर गए हो तो आपका वाइफ को 60% मिलेगा। यानी कि 1 लाख है तो आपको 60,000 आपका वाइफ को मिलेगा, यदि आप जिंदा है तो आपको 50,000 मिलेगा। तो हालांकि पेंशन स्कीम फुल एंड फाइनल नहीं है, अभी अप्रैल आते आते अभी बहुत सारे इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे क्योंकि ये गवर्नमेंट कुछ बहुत सारे चेंज करती है। जैसे अग्निवीर आया, अग्निवीर में पहले तो कोई गवर्नमेंट आंदोलन हुआ तो गवर्नमेंट ने चेंज करने का कोई मंशा नहीं जाहिर किया। लेकिन जैसे ही गठबंधन सरकार बनी केंद्र में तो इसने अग्निवीर का 90% चीजें को बदल कर रख दिया। साथ में जो अग्निवीर से पहले जो भी ये किसान आंदोलन हो रहा था 3 फार्म लॉ के खिलाफ, तो उसमें भी मोदी गवर्नमेंट ने पहले तो बोला कि सब कुछ सही है, लेकिन बाद में बोलता है कि हमने कुछ उसमें बदलाव करना पड़ा, यानी कि हटाना ही पड़ा।
तो अभी भी इसमें कोई फाइनल नहीं है कि इसमें क्या डिसीजन होता है, क्योंकि अभी जब डिसीजन कुछ और पर्सन की जो क्यूरीज होगी कि क्या इसमें घट सकता है, क्या बढ़ सकता है, उसको गवर्नमेंट जब तक ध्यान देगी तब तक और सेशन में इसके खिलाफ आवाज भी उठ सकते हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम सारे स्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की वकालत कर रहे थे, न कि यूपीएस यूनिफाइड पेमेंट स्कीम। फिर भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो इसमें ज्यादा नुकसान स्टेट वालों को होगा नहीं, लेकिन अगर स्टेट वाले इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और टोटल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि 90 लाख यानी कि 1 करोड़ लगभग पर्सन अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं। आपको यूपीएस के बारे में कैसा लगा और क्या यूपीएस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उस जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या ओपीएस आना चाहिए, यूपीएस एनपीएस अच्छा था, यूपीएस अच्छा था और या ओपीएस अच्छा था, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या देश में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूं। तो सबसे पहले आप लाइक का बटन बगल में है वो क्लिक कर दीजिए, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करने का भी बटन है, वहां पे आप क्लिक करके बेल आइकन का भी दबा दीजिए, ताकि अलग अपडेट नेक्स्ट अपडेट्स आपको वहां मिलते रहे और हम आपसे जुड़े रहें। तो एक दूसरे से जुड़ा हुई हमें आगे की ओर ले जाती है, या रिश्ते में हो या फिर हमारे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ में हो। तो इसी के साथ मैं चलता हूं जी, धन्यवाद।